जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के अंदर जो हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं 2015 से 2025, जिसके अंदर आपके इंडिया जीके, साइंस, हरियाणा जीके सभी के सभी लगभग 6000 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। डेली रात को 9 से 10 आपको लाइव क्लास मैथ की देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको लगभग 1100 प्लस पीवाईक्यू जो है करवाए जा रहे हैं मैथ के अंदर। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए जो हमारे द्वारा क्लास चली हुई है, पीवाईक्यू की पीडीएफ चाहिए, तो मेरे दोस्तों आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कम प्राइस के अंदर पीडीएफ बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के साथ में मैं आपको बता देता हूँ हमारे जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के जितने भी पीवाईक्यू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। किन्हीं के कौन से समुद्र मार्ग की खोज की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। वास्को डी गामा अगर मैं पूछूं कहाँ के यात्री थे तो एक पुर्तगाली यात्री थे। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? एक पुर्तगाली यात्री थे। भारत पहुंचने के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब आए थे वो भारत के अंदर? 1498 ईस्वी के अंदर आए थे। कहाँ पर पहुंचे थे वो भारत के अंदर? कालीकट बंदरगाह के ऊपर ये पहुंचे थे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले व्यापारी के रूप में अगर पूछा जाए कौन आए थे, सबसे पहले भारत में व्यापारी के रूप में पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्री मार्गों से भारत में आने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? राइट ऑप्शन रहेगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पहला पुर्तगाली भारत के अंदर आया था वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और क्यों क्यों आए थे? भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से कौन सबसे पहले भारत में व्यापारी के रूप में आए थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली आए थे। देखिए यही क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे गए हैं, 2016 में, 19 में, 16 में, अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो बहुत बार इंडिया जी के साइंस ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर राज दरबार में कब पहुंचा था? जो एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था नूनिज, तो वो विजयनगर राज दरबार में 1535 ईस्वी के अंदर पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने भारत पर कभी शासन? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन था ना, बहुत बार आपको किसी टीचर ने ना करवाए होंगे, मैंने भी नहीं करवाया ये क्वेश्चन। तो इंडिया जी के एक वाइड सिलेबस है, उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे है, आपके नंबर ज्यादा चांस रहते हैं कटने के। निम्नलिखित में से किन शासकों ने भारत पर कभी भी शासन नहीं किया है? तो कौन से शासक हैं जिन्होंने भारत पर कभी भी शासन नहीं किया है? ऑस्ट्रेलिया, डच, पुर्तगाली या अंग्रेज? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया लोगों ने कभी भी भारत के ऊपर शासन नहीं किया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सब व्यापार करने के बहाने जो है उपनिवेश भारत के अंदर उन्होंने स्थापित किए, अपने कारखाने, अपनी कंपनियां स्थापित की। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? प्रदेश के कौन से स्थान को बनाया था? हांसी का दुर्ग। हांसी अभी हरियाणा का जिला भी बन चुका है, हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है। पहले हांसी हिसार के अंदर आता था। हांसी के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1802 ईस्वी के अंदर अपने कब्जे में लिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हांसी को कब कब्जे में लिया गया? 1802 ईस्वी के अंदर। और हांसी एक जिला मुख्यालय भी था, जिला मुख्यालय के रूप में हांसी एक काम भी कर रहा था। उसके बाद में हिसार के अंदर ये स्थानांतरित कर दिया गया। और प्राचीन समय में हांसी को किस नाम से जाना जाता था? अस्सी या अस्सीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अस्सीगढ़ का किला भी कहाँ पर? हांसी के अंदर है। तो अस्सीगढ़ के नाम से भी हांसी को प्राचीन समय में जाना जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध किससे किया था? देखिए अगर मैं बात करूं, जो तीसरा मैसूर युद्ध यानी कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसको आप बोलते हैं, वो कब से कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था। कार्नवालिस के नेतृत्व में किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजी सेना के बीच में। और उस समय मैसूर के ऊपर शासन कर रहे थे, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है, तो कार्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और मैसूर शासक टीपू सुल्तान के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और ये जो एक अनिर्णायक युद्ध था, और इस युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के तहत हुई थी? एक संधि हुई थी 1792 में, जिसको आप श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि के तहत हुई थी?
श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में। देखिए जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? ये हैदर अली के बीच में हुआ था और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 1767 से 1759 में पहला प्रथम यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अगर मैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करूं 1780 से लेकर 1784 के बीच में युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? ये भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1792 से 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में हुआ। ये किसके बीच में हुआ? ये भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। दो युद्ध, पहला और दूसरा हैदर और अंग्रेज के बीच में। तीसरा और चौथा जो युद्ध हुआ था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय कार्नवालिस के नेतृत्व में ही हुआ था। नेक्स्ट है आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और नीचे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से ब्रिटिशों के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात को रोक दिया। बिल्कुल सही है ये बात। उसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए। जब आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके दौरान हमें बताना है कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। पहली घटना उसने बोला कि टीपू सुल्तान ने मालाबार तट से ब्रिटिशों के साथ चंदन और काली मिर्च के निर्यात को रोक दिया। उसने फ्रांसीसियों से संबंध बनाए रखे और नेपोलियन से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। 1799 के युद्ध के दौरान टीपू की राजधानी, बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर थी। युद्ध के बाद राज्य दो भागों के अंदर बंट गया, एक ब्रिटिश के अंतर्गत, दूसरा मैसूर राज्य। उक्त में से कौन सा सही नहीं है? देखिए वैसे तो सभी के सभी कथन सही है, यहाँ पे कोई एक क्लैरिटी नहीं दी गई है। लेकिन अगर मैं अब की बार भी आपने देखा होगा सीटीसी ग्रुप में एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जीके के जो गलत पूछे गए थे, यानी कि उनकी आंसर की भी गलत थी। क्वेश्चन सही थे, आंसर की गलत दी हुई थी। तो यानी कि ऑप्शन भी वहां पे ये जो क्वेश्चन थे वो भी कथन सही और गलत के ही क्वेश्चन थे। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो वैसे तीसरा और चौथे को लगा सकता हूँ कि इसके अंदर सही नहीं है, लेकिन ये दोनों भी सही है इसके अंदर, क्योंकि जब 1799 का युद्ध हुआ था उसके दौरान टीपू की राजधानी जो है मैसूर थी, लेकिन 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो हो सकता है कि मृत्यु के बाद की ये बात कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। युद्ध के बाद राज्य दो भागों में, यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि कौन से युद्ध के बाद में। ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया कि कौन से युद्ध के बाद में। बाकी ये जो राज्य था ये दो भागों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में बटा था। ठीक है, तो युद्ध की भी बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो वैसे ये सभी कथन सही हैं, अगर सही तरीके से देखा जाए तो सभी के सभी कथन सही हैं। अगर आंसर लगाना चाहे तो तीसरा और चौथा लगा सकते हो। नेक्स्ट बताइए, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में किसने हराया था? प्लासी की लड़ाई की अगर मैं बात करूं कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सेना थी, और नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना इसके अंदर विजयी हुई थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध ऑप्शन नंबर सी 1764 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था, ब्रिटिश सेना। और उस समय बक्सर के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा बक्सर के युद्ध के दौरान किया जा रहा था। और बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था मीर कासिम। बंगाल के नवाब मीर कासिम। अवध के नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम। मुगल बादशाह शाह आलम, इन सभी के बीच में, यानी कि तीनों एक साइड में थे, ब्रिटिश सेना एक साइड में थी। और विजय किसकी हुई थी? इसमें ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। तो मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की बीच में युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिश सेना विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बक्सर कहां पर है? बिहार के अंदर है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत के अंदर लगाया था? राइट ऑप्शन रहेगा जहांगीर की अनुमति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कब लगाया था मेरे दोस्तों? 1613 ईस्वी में। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया और सूरत में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाजत दे दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1608 ईस्वी में, कब मेरे दोस्तों?
1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस कहां पर पहुंचा था? सूरत गुजरात के अंदर पहुंचा था, जहां से वो जहांगीर से मिलने आया आगरा के अंदर। 1615 में टॉमस्रो जहांगीर के दरबार में आया। बहुत बार पूछा जाता है टॉमस्रो, जहांगीर के दरबार में आने वाले कौन थे? टॉमस्रो थे, जो अंग्रेज थे, और भारत के बहुत सारे हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति जो है जहांगीर से प्राप्त कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत के अंदर स्थापित किए थे? कौन से प्रेसिडेंसी शहर थे? बॉम्बे थे, मद्रास था, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? इनका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश जो कंपनी थी अपने व्यापार की जितनी भी गतिविधियां थी, यानी कि अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहती थी। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो क्या है? भारत में क्या किया था अंग्रेजों ने? जो भू राजस्व है, यानी कि भूमि के ऊपर जो कर वसूला जाता था, उसके लिए 3 प्रकार की नीतियां लागू की थी। कर वसूलने की अंग्रेजों के द्वारा भूमि के ऊपर जो कर वसूला जाता था, 3 प्रकार की व्यवस्था थी। एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक जिसको आप नाम से जानते हो महालवाड़ी व्यवस्था, और एक आप जानते हो स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो ये 3 व्यवस्था थी जिसके तहत अंग्रेज लोग भारत के अंदर भू राजस्व वसूल करते थे। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा इसके अंदर? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्थायी बंदोबस्त बहुत बार पूछा जाता है, कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी के अंदर लागू हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है 1833 का एक रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की 1820 के अंदर शुरुआत की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? अभी आपको बताया मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर है 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई थी महालवाड़ी व्यवस्था की, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस नीति ने भारतीयों को गरीब और कर्जदार बनाया था? कौन सी कंपनी की नीति थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी नीति कौन सी थी जिसने भारत को गरीब और कर्जदार बनाया था? वो थी अन्यायपूर्ण राजस्व, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक अन्यायपूर्ण तरीके से भारतीयों को बुरी तरह शोषण किया जाता था, गरीब लोगों का, उनको कर्जदार बनाया जाता था, उनको दास बना लिया जाता था, ठीक है। उनसे काम करवाए जाते थे बिना उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी, ठीक है। 1639 में मद्रास में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए? कौन से शहर के अंदर हुए थे? मद्रास के अंदर। 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, आपको मैंने बताया, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में कब प्रारंभ हुई थी? 1861 के अंदर, 1861 के अंदर, यानी कि ब्रिटिश लोग उस समय हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। पेपर करेंसी एक्ट के बाद में 1861 का एक एक्ट आया, पेपर करेंसी एक्ट। उसके बाद ब्रिटिश जो उपनिवेशक थे उन्होंने नोट छापने लग गए, और नया कानून आया, जेम्स विल्सन ने एक नया कानून बनाया, ठीक है। नोट जो है वो पहली कागज मुद्रा थी जिसे सरकार ने आधिकारिक तौर पर लागू किया था। ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या बोल रहे कथन? वास्तुकला शैली मुगल, बौद्ध और यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण है। क्या ये बात सही है? निर्णय 1911 में लिया गया कि ये बोल रहा है कि ब्रिटिश जो राजधानी थी उसको कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में विचार करना है। वास्तुकला शैली मुगल, बौद्ध और यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण है। 1911 में निर्णय लिया गया जब किंग जॉर्ज की इंग्लैंड में ताजपोशी हुई। दिल्ली में इस अवसर पर उत्सव हेतु दरबार का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे। 2 वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को नई दिल्ली और इसकी इमारतों का नक्शा बनाने को बुलाया गया था। संरचना को पूर्ण करने में कितने? 20 वर्ष लगे थे। क्या हमारी ये सभी बातें सही हैं? देखिए, ब्रिटिश राजधानी यानी कि जो संसद बनाया गया था उसकी जो वास्तुकला थी
वो उसके ऊपर आधारित थी, मुगल, बौद्ध और यूनानी संस्कृति के ऊपर। यहाँ पे लिखना था वास्तुकला शैली भवन की, यानी कि संसद की जो वास्तुकला शैली थी वो मुगल, बौद्ध और यूनानी संस्कृति का एक मिश्रण थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। इसके अंदर सभी के सभी इसके अंदर सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में संसद में कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साइमन कमीशन के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। इसके अंदर कितने सदस्य थे मेरे दोस्तों? 7 सदस्य थे, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? और आपको बताना है सही विकल्प इसके अंदर कौन सा है। ठीक है, पहला क्या था? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जिनका नाम था डुप्ले, उनके द्वारा बनाई गई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो सहायक संधि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर, हाँ, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इसका जो उपयोग करना भारत के अंदर, यानी कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, वो भारत के अंदर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो पहला सही है। लेकिन मेरे दोस्तों प्रस्तुत किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा। पहला सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर भी, ये भी आपका यहाँ पे सही है। सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा, ये भी सही है। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये मेरे दोस्तों इसके अंदर गलत है। इसके अंदर ये बात हुई थी कि जो भी सहयोगी पक्ष होगा वो केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि बाहरी जो भी सुरक्षाएं प्रदान होंगी, बाहरी जो भी चुनौतियां होंगी उनसे भी उसकी रक्षा करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी करेक्ट रहेगा, यानी कि ए, बी और सी सही है, डी इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 का विद्रोह मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर कंप्लीट मैं बात करूं, पूरी डेट की बात करूं तो 10 मई 1857 को। धीरे धीरे पूरा विद्रोह भारत के अंदर कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली पूरे स्थानों तक ये फैल गया था। और अगर आपसे पूछा जाए 1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। ठीक है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग नेताओं के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। ये क्यों किया गया? मंगल पांडे एक सैनिक थे, एक सैनिक विद्रोह इसको माना जाता है। चर्बी युक्त यानी कि जो कारतूस थे उनको एक मुंह से काटना पड़ता था, तो पूरे सेना के अंदर बात फैल गई कि भाई इसके अंदर गाय की चर्बी है, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1857 में भारत की आजादी के लिए संघर्ष के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटना का नाम बताना, कौन सी घटना थी? वो थी भारत की आजादी की पहली लड़ाई। 1857 जो है भारतीय विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, आप लोग जानते होंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत के दौरान उन्होंने विद्रोह किया था। एक इन्फेंट्री आर्मी के अंदर जो होती है उसके ये सैनिक थे मेरे दोस्तों। 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को किसको फांसी दे दी गई थी? मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई थी। उसके पश्चात में 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। पूरे धीरे धीरे करके जो है भारत के अंदर ये फैल गई थी। भले ही इसके अंदर सक्सेस नहीं हुए हम, ठीक है, इसके अंदर सफलता नहीं मिली, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम ने अंग्रेजों की जड़ें जरूर हिला दी थी। भारत में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत में सिपाही विद्रोह मेरे दोस्तों 1857 में। अभी आपको बताया था 10 मई 1857 में कुछ सैनिक थे, उन्होंने चर्बयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था, खुलेआम बगावत कर दी थी। ठीक है, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था विद्रोहियों के द्वारा। नेक्स्ट 1857 में फर्रुख नगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? देखिए 1857 की जब क्रांति हुई उसमें फर्रुख नगर के जो नवाब थे वो अहमद अली खान थे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है, तो आप सही ऑप्शन क्या लगाओगे? अहमद अली खान, अहमद अली खान। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति के समय फर्रुख नगर के नवाब अहमद अली खान थे, अहमद अली खान। ठीक है, और नवाब को 1857 के संग्राम के दौरान लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का पत्र मिला कि आप इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाइए। ठीक है, अहमद अली खान को बोला गया और इसके बाद नवाब जो है आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे।
अहमद अली खां। 3 दिनों तक ये पूरा घमासान चला और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना लिया था, अहमद अली खां को बंदी बना लिया था। बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलाकर दिल्ली के फवारा जो चौक है, जो फवारा जो चौराहा है, उसके ऊपर फांसी दे दी गई थी। किसको? अहमद अली खां को। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इंकार करने वाला भारतीय सिपाही कौन था? राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बैरकपुर के अंदर, बैरकपुर छावनी के अंदर एक ये सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को, ठीक है, हमला करने के लिए इनको फांसी पर भी लटकाया गया था 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को और 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया था। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? राइट ऑप्शन है कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 1857 की जब क्रांति हुई, इस समय मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, जिनको कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था और विद्रोहियों ने बहादुर शाह को अपना नेता चुना था। जो विद्रोही थे, 1857 की जो क्रांति थी और उसके जो विद्रोही थे, उन्होंने अपना नेता चुना हुआ था बहादुर शाह को। बहादुर शाह को कहां पर भेज दिया गया था? रंगून, यानी कि वर्तमान में जो वर्मा, बर्मा के नाम से जानते हो, उनको वहां पर भेज दिया गया था और 1862 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं? देखिए बहुत जगह पे 1857 की क्रांति बहुत जगह पे हुई। 1857 की क्रांति का जो कारण क्या था, मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाए थे बताया था कि एक पुरानी बंदूक थी जिनका नाम था ब्राउन बेस, ठीक है, बंदूक का नाम भी मैंने आपको बताया था, एक पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एक नई राइफल आई थी एनफील्ड राइफल, ठीक है, उसके स्थान पर ब्राउन बेस के नाम पर एक राइफल आई थी एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल आई थी। और इस नई बंदूक में कारतूस जो भरना पड़ता था, उससे पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था उस कारतूस को, और उस कारतूस के अंदर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना और बहुत सारी जगह पर जो है 1857 की क्रांति बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। तो इसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई भी थी, नाना साहेब भी थे, तात्या टोपे भी थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई कहां से नेतृत्व कर रही थी? झांसी से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। नाना साहब और तात्या टोपे कहां से नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब और तात्या टोपे दोनों कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। एक बेगम हजरत महल थे जो नेतृत्व कर रहे थे लखनऊ से 1857 की क्रांति का। लियाकत अली कहां से कर रहे थे? इलाहाबाद से कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? जिला मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश का एक जिला है झाबुआ जिला, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1906 के अंदर। ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए नहीं थे। नसीबपुर जो नारनौल के अंदर है, किस रूप के अंदर जाना जाता है? नसीबपुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। नारनौल की लड़ाई भी इसको कहा जाता है, नसीबपुर का युद्ध भी इसको कहा जाता है। कब हुआ था मेरे दोस्तों? ये 16 नवंबर 1857 को। नसीबपुर का युद्ध या नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये हुआ था। और इस युद्ध के अंदर ब्रिटिश सरकार ने अपने जो 700 सैनिक थे और उनके साथ में जो कमांडर थे कर्नल गेरार्ड और कैप्टन वालेस, उनको खो दिया था, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 700 सैनिक मारे गए थे। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले किस भाषा पर कुठाराघात किया था? लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले संस्कृत के ऊपर कुठाराघात किया था। लॉर्ड मैकाले ने संस्कृत भाषा के ऊपर सबसे पहले कठोराघात किया। 1835 में मैकाले ने अपना एक समन पत्र सरकार को सौंपा, जिसके तहत उन्होंने शिक्षा का समर्थन करते हुए ये एक प्रावधान लाया गया कि सरकार जो है सीमित संसाधनों का प्रयोग करके विज्ञान और साहित्य के अंग्रेजी में अध्ययन किए जाएंगे, यानी कि अंग्रेजी भाषा को लागू किया जाएगा। तो लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले संस्कृत के ऊपर ही कुठाराघात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली या कोटा महावीर खुला विश्वविद्यालय? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। 26 अगस्त 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय किया गया था। आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय का अभी वर्तमान में क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। कलाम ए नैरंग के द्वारा लिखी गई कविताओं, कलाम ए नैरंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? राइट ऑप्शन रहेगा सैयद गुलाम भीख के द्वारा। सैयद गुलाम भीख के द्वारा। सैयद गुलाम भीख तो कौन थे? एक उर्दू कवि थे, एक उर्दू कवि थे, उर्दू साहित्य के कवि थे।
और कलाम-ए-नैरंग सैयद गुलाम भीख के द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। टुडे टेस्ट आपका अलग रहेगा। भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा द बंगाल गजट के नाम से शुरू किया गया था। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1780 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनके द्वारा 1780 में बंगाल गजट की पहली इसकी शुरुआत की गई थी। भारत का पहला समाचार पत्र था। कौन सी भाषा का था ये? अंग्रेजी भाषा का। और कैसा समाचार पत्र था? अंग्रेजी भाषा का था और साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो आज का आपके लिए टुडे टेस्ट क्वेश्चन है, कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर, पृथ्वीराज चौहान, शेरशाह सूरी या शाहजहां? आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जल्द ही आपको बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें बेहतरीन तरीके से। और टुडे टेस्ट जो आंसर आपको दिया है, आज जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसका आंसर जरूर देना है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।